और आज की वीडियो होने वाली है कंप्लीट स्ट्रेटजी को लेके। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। करेंगे 2026 के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, तो वो चीज़ों के बारे में इसमें देखेंगे। तो कुछ कुछ मेन बात मैं ऐसी ऐसी बीच में बताऊंगा जिनको आपको जरूर ध्यान से सुनना है। बात करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए, किस सब्जेक्ट के लिए कैसे पढ़ना चाहिए, और दो तीन और क्वेश्चन जो आते हैं बच्चों के दिमाग में, मतलब आते रहते हैं एग्जाम कैलेंडर को लेकर, वैकेंसी को लेकर। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एग्जाम कैलेंडर सबसे पहले। दूसरी हम बात करने वाले हैं वैकेंसी को लेके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा सिंगल एसएससी। और आज की वीडियो होने वाली है कंप्लीट स्ट्रेटजी को लेके। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। चाहे मैं इस चैनल पे सब्जेक्ट वाइज लाऊं, जैसे इंग्लिश के लिए आया था, तो इसमें हम कंप्लीट कवर करेंगे। इंग्लिश के लिए आपने पहले ही आपने अगर देख ली होगी तो हमने इंग्लिश की स्ट्रेटजी बना रखी है। इसमें हम डायरेक्ट पूरी कंप्लीट बात करेंगे 2026 के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, तो वो चीजों के बारे में इसमें देखेंगे। तो कुछ कुछ मेन बात मैं ऐसी ऐसी बीच में बताऊंगा जिनको आपको जरूर ध्यान से सुनना है। और इस वीडियो को ज्यादा लंबा हम रखेंगे नहीं, जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे सारे टॉपिक कवर हो सके, ताकि क्योंकि आई मतलब मैं खुद एस्पिरेंट हूँ, तो मैं जानता हूँ कि इतना टाइम नहीं होता कि एक एक घंटे की वीडियो देखें स्ट्रेटजी की। तो कोशिश करेंगे इसको जल्दी से जल्दी खत्म करने का। और बिल्कुल पॉइंट बात करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए, किस सब्जेक्ट के लिए कैसे पढ़ना चाहिए, और दो तीन और क्वेश्चन जो आते हैं बच्चों के दिमाग में, मतलब आते रहते हैं एग्जाम कैलेंडर को लेके, वैकेंसी को लेके, तो उसके बारे में पहले ही आपको बता देता हूँ। चलो आगे देखेंगे हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एग्जाम कैलेंडर। सबसे पहले हम क्या कवर करने वाले हैं, एग्जाम कैलेंडर। कईयों के माइंड में मतलब ये डाउट रहता है कि एग्जाम कैलेंडर कब आएगा। अब जैसे लाइक मेंस होने वाला है सीजीएल का, उसके अलावा भी एग्जाम जो है 2025 वाले ही लगे हुए हैं, सीएचएसएल का लगा हुआ है, एमटीएस का उसके बाद। तो एग्जाम कैलेंडर कब आएगा इसका, जो 2026 वाले एग्जाम होंगे या जो भी 2025 के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उसका कैलेंडर कब आएगा। स्पेसिफिकली तो ये सीजीएल के लिए, अगर आपने सीजीएल की कर ली तो सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे आपके। तो स्ट्रेटेजी सबके लिए सेम रहती है। दूसरी हम बात करने वाले हैं वैकेंसी को लेके। तो इन चीजों के बारे में बता दूं कि एग्जाम कैलेंडर हो गया, वैकेंसी हो गई, या पैटर्न चेंज हो गया, ये सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, इन चीजों में गैस वर्क कर रहा हूँ। गैस वर्क मतलब 90% पूरी उम्मीद है, मतलब जो मैं बताऊंगा कि वो ठीक होगा। बाकी 10% किसी को भी नहीं पता। मैंने भी टीचरों की वीडियो देख के काफी डाउट ग्रुप्स में जो डिस्कशन होते हैं उनको देख के वीडियो बना रहा हूँ, उनके बेसिस पे कि क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे एग्जाम कैलेंडर कब तक आ सकता है। तो मैंने क्या करा, अब ऐसा तो है नहीं कोई एसएससी से मुझे डायरेक्ट खबर दे रहा है या फिर सब बता रहे हैं। तो एक गैस वर्क लेना पड़ता है हमें कि पिछला ट्रेंड क्या चलता हुआ है, पहले से क्या हो रहा है एसएससी में, और अब कैलेंडर कब और कैसे आएगा, मतलब कब आ सकता है। तो पिछले ट्रेंड को देखते हुए सब गैस वर्क करते हैं। तो उन चीजों को मैंने मतलब करा है। और इस वीडियो में आपको मतलब मैं वही चीजें बताना चाह रहा हूँ कि एग्जाम कैलेंडर हो गया तो कैसे और कब आएगा। दूसरा हम बात करेंगे वैकेंसी कितनी आई। अब ये भी पक्की खबर किसी को नहीं पता होती कि वैकेंसी कितनी आनी कितनी नहीं आनी। तो वो भी एक गेस वर्क करा है हमने कि पिछला ट्रेंड क्या चलता होगा, उनके बेस पे आने वाली क्या वैकेंसी हो सकती है, या फिर जो भी टीचर वगैरह डाटा के हिसाब से जैसे उनको एक्सपीरियंस है तो वो बताते हैं। तो उनकी वीडियोस वगैरह देख के, डाउट ग्रुप को देख के, पिछले ट्रेंड को देख के, उनके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे कि वैकेंसी क्या रह सकती है। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न में चेंज कुछ देखने को मिलेगा, जैसा कि अब चल रहा है एडिक्विटी आ चुका है, और काफी ज्यादा ये र्यूमर फैल रहे हैं। मतलब र्यूमर कह लेना, सच बात हो सकती है कि एग्जाम पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है। तो वो क्या चेंजेस है एक बार हम देख लेंगे, क्योंकि हमें हमेशा वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर होकर चलना है। वर्स्ट केस देखना है हमें, मतलब अच्छा होगा इजी होगा वो तो सभी कर लेंगे ना, तो हमें वर्स्ट केस देखना है कि अगर पैटर्न चेंज हो जाएगा तो उसके लिए भी हम रेडी हैं या नहीं। कंप्लीट स्ट्रेटजी सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, एक एक करके सारे सब्जेक्ट की बात करेंगे धीरे धीरे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आते हैं सबसे पहली बात एग्जाम कैलेंडर को लेकर। तो एग्जाम कैलेंडर कब आ सकता है। अब एग्जाम कैलेंडर का क्या सीन रहता है ना, जैसे मेंस का एग्जाम होने वाला है जनवरी में या फिर दिसंबर जनवरी, मतलब दिसंबर में का टीयर 1 का रिजल्ट आ जाएगा। तो जनवरी या फरवरी में उन्होंने बोला है। तो अब इसका मतलब ये है कि एसएससी 2026 के लिए डिले हो जाएगा, रुक जाएगा बहुत ज्यादा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा या रुक जाएगा। एग्जाम कैलेंडर हमें दिसंबर दिसंबर या फिर दिसंबर नहीं तो जनवरी में पक्का देखने को मिल जाएगा। जनवरी में वो सेट कर देते हैं कि आने वाले एग्जाम कब तक होंगे, कैसे होंगे। तो दिसंबर या जनवरी, ये दो डेट फिक्स कर लो, इनमें से पक्का मिल जाएगा दिसंबर या जनवरी। तो अब हमें क्या जब तक बैठे रहना है, नहीं बैठे रहना है। इसलिए मैंने ये तो सारी चीजें इसमें कवर कर रहा हूँ कि एग्जाम कैलेंडर के साथ साथ स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो स्ट्रेटजी अभी से लेकर चलनी है, हमें आज के दिन से ही लेकर चलनी है। लाइक आज 13 तारीख हो गई है, तो 14-15 तारीख से ही अपना डेडिकेशन के साथ लग जाना है पढ़ाई में 2026 के लिए, वरना वक्त कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। कैलेंडर के साथ साथ नोटिफिकेशन भी आता होगा, दिखेगा तुम्हें एग्जाम का। तो आज से ही हमें सब कुछ शुरू करना है। तो दिसंबर डेट बना लो, दिसंबर में 70% चांस है दिसंबर में आ जाएगा तुम्हारा कैलेंडर। उसमें सारे एग्जाम बता देंगे 2026 के कैसे होने हैं। क्योंकि लाइक पिछली बार भी ऐसे हुआ था, मेंस हुआ नहीं था, उससे पहले कैलेंडर आ गया था। तो वो बता देते हैं ताकि स्टूडेंट्स प्रिपेयर हो सके। उसके बाद जनवरी, अगर दिसंबर में ना भी आ पाया तो जनवरी के स्टार्टिंग में पक्का आ जाएगा कैलेंडर। तो उस चीज का हमें डाउट नहीं करना, हमें बस तैयारी करते हुए चलना है। तो एग्जाम कैलेंडर का इतना ही था। ये मैंने कैसे बताया, तो मैंने बता दिया कि लाइक टीचरों की वीडियोस वगैरह देख के ही, और डाउट ग्रुप्स को देख के, और जो पिछला ट्रेंड चलता हुआ रहा है कि एसएससी अपना कैलेंडर कब देता है, तो नवंबर दिसंबर साल के एंड में अपना कैलेंडर हमेशा दे देता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, एग्जाम कैलेंडर जो आपका दिसंबर में देखने को डेफिनेटली आपको मिल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या चीज है, नेक्स्ट है आपका वैकेंसी। वैकेंसी का क्या सीन रहेगा।
तो वैकेंसी अगर हम बात करें एक एक साल की, तो 2022 को लेके चलता है, जिस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था एसएससी क्या होता है। उस टाइम पे वैकेंसी जो थी वो कितनी थी, अप्रोक्स 35,000 के आसपास थी। सबसे ज्यादा वैकेंसी थी 35,000 के आसपास थी। अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही हो माफी चाहूंगा, वैसे कोशिश कर रहा हूँ पूरा क्लियर लिख सकूं। उसके बाद 2023 की बात करें तो 7 से 8 हजार वैकेंसी देखने को मिली थी। इस टाइम कम हो गई थी क्योंकि 2022 में कुछ ज्यादा ही आ गई। 2024 की बात करें, 2024 में हमें 15,000 वैकेंसी की अप्रोक्स देखने को मिली थी। 15,000 अप्रोक्स वैकेंसी देखने को मिली थी। यहाँ पे 7 से 8 हजार, और यहाँ पे 35,000। और 2025 की बात करें जो इसी साल अब एग्जाम होने वाला है, इसमें कितनी वैकेंसी है, तो बताया तो गया था 17,000 वैकेंसी होंगी। बट उसमें मैक्सिमम वैकेंसी जो थी वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की थी, जैसा कि आपको पता है अगर आप न्यूज वगैरह देख रहे हो, मतलब एसएससी से आप लिंक में हो और उनके देखते रहते हो कि वो क्या अपडेट्स दे रहे हैं, तो उसमें उन्होंने बताया ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स की उन्होंने वैकेंसी निकाली थी जो सबसे ज्यादा थी, जिसको अब उन्होंने बहुत कम कर दिया गया है, बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है। लाइक दिल्ली में अगर 800 थी तो अब 4-5 वैकेंसी इतनी ज्यादा गिरा दी है। तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वजह से 8,000 के करीब, 7 से 8 हजार या उससे भी ज्यादा वैकेंसी गिर गई है। तो 2025 में मेरे हिसाब से अप्रोक्स एक आइडिया ले लेते हैं 9 से 10 हजार के बीच। 9 से 10 हजार। तो अब हमें कितनी मान के चलना है कि 2026 के लिए कितनी वैकेंसी हो सकती है, हम 2026 के लिए क्या आइडिया लगा लें। क्या ऑफिस सुपरिटेंडेंट वाली वैकेंसी 2026 में देखने को मिलेंगी, पूरे पूरे चांस है देखने को मिलेंगी। जब इस साल नहीं दी तो अगले साल वो जरूर देंगे। उसके अलावा जो है बाकी अदर पोस्ट की वैकेंसी है वो तो वो देंगे ही कुछ ना कुछ। तो मिनिमम से मिनिमम 7 से 8 हजार वैकेंसी वो तो देते ही देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए 7 से 8 हजार वैकेंसी देते हैं। उसके अलावा अगर हम ऑफिस ऑफिस सुपरिटेंडेंट की भी लगा लें, तो एक आइडिया मैं आपको बताऊं तो 12 से 14 हजार वैकेंसी पक्का देखने को मिलेंगी। इससे ज्यादा भी हो सकती है। 12 से 14 हजार आपको वैकेंसी, क्योंकि ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वो इस साल नहीं दे रहे तो अगले साल पक्का ही अक्का देंगे वो। और उसके अलावा अदर पोस्ट की भी होती है 6-7 हजार, तो हम मान के चलें तो 12 से 14 हजार वैकेंसी आप पक्का है, मतलब कि 90% चांस है इसके। अब देखो 10% तो कोई भी नहीं बता सकता आपको, वो तो एसएससी के हाथ में ही है वो उस टाइम पे क्या कर दिया। तो 2026 में 12 से 14 हजार वैकेंसी आपको पक्का देखने को मिलेंगी। बढ़िया वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी है, आपको एक सीट चाहिए तो लगन के साथ तैयारी करो, मेहनत के साथ तैयारी करो। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बताओ, टेलीग्राम ग्रुप में बताओ। तो ये तो वही वैकेंसी की बात, आगे चलते हैं एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। अब हम एग्जाम पैटर्न में हमें क्या चेंज देखने को मिलेंगे। अभी आ रहा है एडिक्विटी का, जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि एडिक्विटी का ये आ रहा है कि एडिक्विटी कराएगी क्या एग्जाम, 2026 वाला है आने वाले। तो इसमें भी अगर हम बात करें तो पॉसिबल चांसेस है कि हाँ, हाँ एडिक्विटी कराएगी, क्योंकि 5 साल के टेंडर देते हैं और 5 साल तक जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तो उन्हीं से कराते हैं, बेशक उसमें सुधार कर सकें। तो आगे आने वाले टाइम पे क्या पता और ज्यादा चेंजेस लाए, सुधार लाए। बट पूरे पूरे चांस है एडिक्विटी कराएगी अभी तो एग्जाम, मेरे हिसाब से जहां तक है। अगर आगे और कुछ गड़बड़ी नहीं करती और एग्जाम प्रॉपरली करा लेती आगे के, तो बाकी एग्जाम आपको यार कोई भी कराए, देखो एडिक्विटी कराए, टीसीएस कराए या कोई भी कराए, आपको एग्जाम देना है, सिलेबस वही पूछेंगे, बस वही है। कुछ चीज इनकी मैनेजमेंट में खराबी हो सकती है और चीजों में नहीं हो सकती, पढ़ना आपको वही सेम चीज पड़ेगा चाहे कोई भी टेंडर क्यों ना है। क्या चेंज होगा ये बात करनी है, अब क्या चेंज होगा। तो इसका मैंने ये देखा है चेंज होने का कि क्या क्या हो सकता है। देखो सब्जेक्ट तो कुछ चेंज नहीं होने वाले आपके, सब्जेक्ट वही रहना है। इंग्लिश भी आपको पढ़नी पड़ेगी, जीएस भी आपको पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी और रीजनिंग भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट तो कोई चेंज नहीं होने वाले। चेंज क्या होगा, जब सब्जेक्ट चेंज नहीं होने वाले तो चेंज क्या देखने को मिलेगा। तो अभी के हिसाब से जो न्यूज आ रही है ना, वो ऐसा आ रहा है कि एसएससी जो है थोड़ा सा अपना लेवल भी बढ़ा रहा है, एडिक्विटी जब से आया है तो अपना लेवल बढ़ा रहा है वो। तो चेंज ये देखने को मिलेगा कि हमें बैंकिंग वाली चीजें देखने को मिल सकती है। लाइक बैंकिंग वाली क्या चीज देखने को मिल सकती है, तो ये क्या करेगा, सेक्शनल जो है वो निकालेगा टाइमर। सेक्शनल टाइमर निकालेगा, लाइक ईच सेक्शन के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा जैसे बैंक में होता है, और उतने मिनट में आपको वो चीजें सोल्व करनी है। लाइक मैथ के लिए दे देगा वो 25 मिनट या 30 मिनट, मीन्स की बात कर रहा हूँ मैं, इतने मिनट दे देगा। तो वो सारे टाइम लॉक कर देगा कि इतने मिनट में ही आपको इंग्लिश करनी है, इतने मिनट में, जैसे बैंक में होता है आपको पता होगा। तो एक तो ये चेंज देखने को मिल सकता है। दूसरा चेंज देखने को मिल सकता है जीएस के लेवल में, जैसा कि अभी मिल रहा है हमें चेंज देखने को। तो एक तो टाइम रिलेटेड हो गया। 1 सेकेंड। तो एक तो जो चेंज हो गया वो टाइम रिलेटेड हो गया, टाइम रिलेटेड चेंज हो गया। और दूसरा क्या चेंज हुआ, दूसरा हुआ लेवल। लेवल का चेंज देखने को मिल सकता है। लेवल में क्या हो, जैसे जीएस का मैंने बता दिया आपको कि जीएस थोड़ा डीप से पूछेगा, तो जीएस के लेवल में देखने को चेंज मिल सकता है आपको कि जीएस का वो अब डेफिनेटली बढ़ाएगा यार। देखो ऐसा तो है नहीं कि जो पहले पूछता आ रहा है सेम सब चीज वही पूछा, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो आपको जीएस वगैरह डीप से पढ़नी पड़ेगी। इंग्लिश का लेवल बढ़ाएगा, जैसे इंग्लिश में क्या कर रहा है वो, कॉम्प्रिहेंशन होगा या फिर क्लोज टेस्ट होगा, वो डीप में पूछ रहा है आपसे, तो वही चीज होगी। इंग्लिश के लेवल बढ़ सकते हैं, रीजनिंग में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, जैसा कि अभी एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो आगे भी जब तक एडिक्विटी रहना है तो ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। तो हमें हमेशा वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर होकर चलना, हमें ये सोच के चलना है कि हम बुरे से बुरा एग्जाम भी आ जाए तो उसमें भी हम खेल पाए, तो वो चीज के लिए लाइक मेरा 2024 का 25 का यही सीन रहा है कि मैं ऐसी प्रिपेयर करके चला गया था और मैंने बताया था 6-7 महीने पढ़ाई भी नहीं हुई थी, तो मैं टीसीएस बेस्ड ही पढ़ के
चला गया था, तो मेरे पे इंग्लिश वहां पे हिल भी नहीं पाई, और इंग्लिश की वजह से ही मेरे मार्क्स जो है वो बहुत ज्यादा कम भी है। बाकी देखते हैं जो होगा, पॉजिटिव ही सोचते हैं हमेशा। तो इंग्लिश का लेवल हमें अच्छा करना है, मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होनी चाहिए कि वोकैब वगैरह अगर हम पूछे तो हम गैस वर्क लेके आए, कैसे भी उस चीज को सोल्व कर पाए। अगर वो जीएस हमसे थोड़ा डीप में स्टेटमेंट में पूछता है, तो हमें हर स्टेटमेंट का एक आइडिया लग जाए कि ये वाली बात इसमें गलत कह रहा है, ये वाली बात सही कह रहा है। तो इतना हमें अपना लेवल करके चलना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा आगे बात करेंगे जब हम जीएस की बात करेंगे। तो ये तो हो गया, क्या चेंज देखने को मिलेगा, टाइम का चेंज देखने को मिल सकता है शायद, क्योंकि अभी सीपीओ वाले एग्जाम में हमें टाइम का देखने को मिला है कि उन्होंने पर्टिकुलर टाइम दे दिया कि इतने मिनट में ये वाला सॉल्व, इतने मिनट में ये वाला। आई होप मैं बढ़िया तरीके से आपको समझा पा रहा हूँ। कुछ गलती हो गई तो माफी चाहूंगा, कमेंट में जरूर बताना कि मैंने कहाँ पे क्या गलती करी है, और क्या चीज की कमी है, या फिर क्या आपके डाउट रह जाते हैं, तो वो कमेंट में बताना है, फिर टेलीग्राम ग्रुप में जरूर बताना कि ये चीज की मतलब मैं नहीं बता पाया, अगर कुछ चीज छोड़ देता हूँ तो वो चीज को आप पूछ सकते हो। तो ये तो एग्जाम पैटर्न का चेंज हो गया, एडिक्विटी का आपका डाउट सोल्व हो गया होगा ही को, अब भी रह गया हो तो जरूर पूछना कमेंट में। तो ये दो चीज सोल्व हो गई। तो चलिए फिर नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बात है, अब मेन चीज पे आ जाते हैं। मेन चीज है कंप्लीट स्ट्रेटजी सब्जेक्ट वाइज। तो एक एक करके हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी देखेंगे, तो एक एक करके देखेंगे हम रीजनिंग में क्या क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में क्या क्या कर सकते हैं, मैथ्स में क्या क्या कर सकते हैं, और जनरल अवेयरनेस में। इंग्लिश के बारे में बता दूं तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने डिटेल में स्ट्रेटजी की वीडियो डाली है, तो आप उसे देख सकते हैं। मैं लिंक पिन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो लिंक से देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए डिटेल में मैंने बताया क्या क्या कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे भी बात करेंगे इंग्लिश में हम क्या कर सकते हैं, रीजनिंग में क्या कर सकते हैं, मैथ्स में और जीएस में। एक एक करके चलो सब्जेक्ट वाइज देखते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जितना मैं बताऊंगा उतना कर लिया ना, मैं खुद कह रहा हूँ। अब मतलब लाइक ऐसा सोचोगे कि अभी खुद मतलब मैंने ऐसा नहीं है, इन्हीं चीजों से ही मैंने सीएचएस का जैसे प्री था वो क्वालिफाई कर रखा है मैंने। 155 मार्क्स थे मेरे, मतलब तो उसमें कर रखा है। जीडी का मैंने क्लियर कर रखा है एग्जाम। तो उसके बाद में मतलब बीच में कुछ ऐसी चीजें रही हैं जो मैं नहीं पढ़ पाया, जैसा मैं आपको बताता हूँ, तो उस वजह से नहीं हो पाया था। बाकी जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ना, यही हर टीचर बताएंगे। लाइक आप किसी भी एक बंदे की स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, मैं बताऊँ या कोई टीचर बताए, तो अपने एक्सपीरियंस पे बताऊंगा। जो मैं बताऊंगा उतना भी कर लिया ना, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। कुछ भी गलत एडवाइस नहीं दूंगा। गलत लगेगा तो कमेंट में जरूर बताना कि यहाँ पे आपने ये चीज गलत करी है, उस चीज को भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं अपना 100% दूंगा आपको, एक एक सब्जेक्ट के लिए बेस्ट चीजें बताता हूँ क्या करनी है क्या नहीं करनी। तो चलिए फिर एक एक करके स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग में देखते हैं हमें क्या करना है। देखो, मैंने यही 4 टॉपिक लिखे हैं हर सब्जेक्ट के लिए, और यही करना होता है। किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी एग्जाम को आपको क्रैक करना है ना, सबसे पहले उसको फाउंडेशन क्लियर करना होगा। कहते नहीं आपके बेस क्लियर है, आपके फाउंडेशन क्लियर है, तो आप कुछ भी कर सकते हो उन चीजों को लेके। तो अगर आपको रीजनिंग में, मैथ्स में, किसी में भी करना है, तो पहले आपको सब चीजों के सिलेबस कंप्लीट करने होंगे। तो सबसे पहले हमें रीजनिंग का सिलेबस देखना है। तो ऐसा नहीं है डायरेक्ट तुम रीजनिंग पे चलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने लगा, कुछ नहीं होने वाला जब तक तुमने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करे होंगे। कुछ रीजनिंग के कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिन्हें हमें क्लियर करना बहुत जरूरी है, उसी के बेस पे फिर हम सवाल कर पाएंगे। ऐसे डायरेक्ट उठा के दिमाग लगा के भी नहीं होते। लाइक सिलोगिज्म एक कॉन्सेप्ट होता है, सिलोगिज्म के जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि सिलोगिज्म में कैसे हम सवाल बनाते हैं, कौन सी स्टेटमेंट कहाँ पे सही होती है, कौन सी ईदर वाली होती है, कौन सी नीदर वाली होती है, कहाँ पे गलत होती है, नो वाला केस, सम वाला केस, ये जब तक आप पढ़ नहीं लोगे इन चीजों की क्लियरिटी नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज देखना है। उसके बाद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जब आएगी जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो सबसे पहले तो ध्यान हमें ये देना सिलेबस। और रीजनिंग का सिलेबस सबसे ईजी है। रीजनिंग का सिलेबस 1 से 2 महीने में, 2 महीने मैक्सिमम। तो रीजनिंग के लिए 2 मंथ, 2 मंथ में रीजनिंग हमें करनी है। 2 महीने में मतलब रीजनिंग को आप क्लियर कर लेना है, क्योंकि रीजनिंग के कुछ भी टॉपिक है, कुछ तो ऐसे होते हैं लाइक खुद ही कर लोगे। जैसे ऐसे वाले सवाल आते हैं, प्लस को माइनस कह दिया, माइनस को प्लस कह दिया, डिवाइड को मल्टीप्लाई, तो ये वाले तो बेसिक हैं, तो आप बना लोगे, इसको कोई सीखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कौन कौन से हुए, कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, तो कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म हो गया, सिलॉग हो गया, तो ये वाले हो गए। उसके अलावा एक बार मैं ये वाला रख कर देता हूँ, वरना आपको दिखेगा नहीं। और ये पेन टैप भी मैंने जुगाड़ सी बनाया है, तो माफी चाहूंगा अगर राइटिंग गंदी आ रही है। तो सिलोगिज्म हो गया। एक बार ब्लड रिलेशन हो गया। लाइक ब्लड रिलेशन तो कुछ डायरेक्ट कॉमन सेंस से भी कर देते हैं, बट इसकी भी एक वो होती है कि चैन बना के हमें सीखना होता है। मैंने तो ऐसे ही सीख रखा है चैन बना के। तो ब्लड रिलेशन हो गया। उसके अलावा सीटिंग वाले हो गए, इनको पढ़ना पड़ेगा आप। नंबर सीरीज हो गई, नंबर सीरीज, इनको देखना पड़ेगा। उसके अलावा डाइस हो गई, डाइस, कैलेंडर, क्लॉक, इनमें से कम पूछ रहा है आपसे। क्लॉक कैलेंडर इनके कम पूछता है, बट पूछ सकता है। हमें सब चीज के लिए प्रिपेयर होकर जाना है ये, क्योंकि सिलेबस में है, ये सिलेबस का पार्ट है कैलेंडर, डाइस, क्लॉक आपका। तो इन सब चीजों को भी कवर करना है। तो ये मैंने आपको चैप्टर बता दिया। बाकी रीजनिंग का सिलेबस आपका होगा, तो उन चीजों को बिल्कुल डिटेल में आपको कवर करके चलना है सारे सब्जेक्ट की।
सब्जेक्ट नहीं, सॉरी, सारे चैप्टर्स, मतलब सिलोगिज्म हो गया, जो मैं मतलब मेन बता रहा हूँ ये वाले लिख लो कि सिलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, उसके अलावा आपके सीटिंग अरेंजमेंट क्या पूछने लग रहा हूँ, स्टेटमेंट्स वाले आपको देखने पड़ेंगे कि कॉज एंड इफेक्ट वाली स्टेटमेंट कौन सी सही होती है, कौन सी नहीं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होते हैं, वो उन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चन बनते ही बनता है। बाकी जो इजी इजी है वो तो आप डायरेक्ट भी कर लोगे, जो मैंने बता दिया, प्लस माइनस वाले सवाल, और जो कॉमन सेंस पे होते हैं। तो हमें सबसे पहले अपना फाउंडेशन क्लियर करना है, सिलेबस क्लियर करना है सारा। पहले हम करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो, लाइक आपने किसी टीचर का कोर्स वगैरह ले रखा है, लाइक आप, मैं जैसे पढ़ा था तो मैंने यूट्यूब पे फ्री पीयूष वाशने सर से पढ़ा था। तो उनसे मैंने पढ़ा था और उनकी उनसे ही मैं प्रैक्टिस करता था कि वो जो जो क्वेश्चन क्लास में करा रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल मॉक थे, जैसा कि मैंने थर्ड पॉइंट लिख रखा है। बट पहले हमें क्या करना है, पहले हमें अपने टीचर के कराए हुए या फिर किसी बुक से, लाइक आप पिनाकल फॉलो कर सकते हो, रीजनिंग की किरण आती है, किरण फॉलो कर सकते हो, तो कोई भी एक बुक अगर आपको लगता है कि मेरे को जरूरत है तो ठीक। वरना आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो मोर देन क्वेश्चन वो आपको करा देते हैं, कि मतलब ज्यादा ही क्वेश्चन वो करा देते हैं कि जिनसे आपका अपना मतलब बेस क्लियर हो सकता है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। तो ये तो प्रैक्टिस की बात होगी कि आप टीचर से कर रहे हो या फिर बुक से कर रहे हो, दो ही सोर्स है आपके पास, कि टीचर का मटेरियल है तो टीचर से कर सकते हो, बुक है तो बुक से कर सकते हो, दोनों में से कोई एक चीज करनी है। फिर हम बात करते हैं, अपनी प्रैक्टिस आती है सेक्शनल मॉक्स की। सेक्शनल मॉक या फुल लेंथ मॉक, फुल लेंथ मॉक की बात बाद में करेंगे, अभी सेक्शनल मॉक देख लेते हैं। तो रीजनिंग के जितने भी पीवाई क्यू है ना, उसके टेक्स्ट बुक पे आपको फ्री में, मतलब फ्री में तो नहीं, टेक्स्ट बुक का पास ले लोगे तो आपको सेक्शनल मॉक सारे खुल जाएंगे। तो वहां पे डेली आप दो दो तीन तीन सेक्शनल मॉक दे सकते हो, 18 मिनट का होता है एक रीजनिंग का सेक्शनल मॉक। तो वहां से आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। उसमें क्या होगा, लाइक आपने सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं, अब जब आप टीचर पढ़ाएगा तो आप तो चैप्टर वाइज करोगे, मतलब प्रैक्टिस जो होगी चैप्टर वाइज करोगे, सिलोगिज्म हो गई, रैंकिंग के सवाल हो गए, सीटिंग अरेंजमेंट हो गए। अब सेक्शनल मॉक जब दोगे तो आप मिसलेनियस सोल्व करोगे, वहां पे सारे क्वेश्चन जो आपके एक्चुअल एग्जाम में आने हैं। ऐसा तो एनी चैप्टर वाइज आएगा कि आज सिले इस वाली शिफ्ट में सिलोगिज्म पूछ लेता हूँ, इस वाली शिफ्ट में कोडिंग, सारे मिक्स आएंगे। तो सेक्शनल मॉक सबसे बेस्ट है। अगर आपने ये कर लिया सेक्शनल मॉक, रीजनिंग में और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेक्शनल मॉक से बस रीजनिंग को तो मॉक से ही सोल्व कर सकते हो। सबसे ज्यादा बढ़िया चीज जो है वो सेक्शनल मॉक है रीजनिंग के लिए। तो जैसे ही आपका सिलेबस हो जाता है, आपको सारी शिफ्ट के सारे एग्जाम के सेक्शनल मॉक लगाने, लाइक दो दो भी रोज लगाओगे तो एग्जाम तक आप जाते जाते 500-600 सेक्शनल मॉक दे दोगे इजीली। समझ रहे हो? 500-600 भी नहीं, तो अगर आपने 100-150 भी दे दिए, मतलब 500-600 तो बहुत ज्यादा हो रहा है वैसे देने को, तो मैं तो पर्सनली दे चुका हूँ इतने, 300 के करीब सेक्शनल मॉक रीजनिंग के मैंने भी लगा लिए। तो आप मतलब क्या करोगे, एग्जाम से पहले अगर 100-150 भी सेक्शनल मॉक लगा लिए, इजीली आपकी कमांड बन जाएगी रीजनिंग पे। तो ये तो हो गई रीजनिंग की बात। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये आता है रीजनिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो जो थे, कि लाइक नंबर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज के अलावा कोडिंग डिकोडिंग हो गया, उसके अलावा आपका सिलोगिज्म हो गया जिसके सवाल बनते ही बनते हैं, उसके अलावा प्लस माइनस वाले वो तो इजी है, उसका भी आजकल पूछ रहा है कि ये वाला साइन प्लस को डिनोट कर रहा है, ये वाला माइनस को कर रहा है, तो वो एक सीरीज दे देगा कैसे हुआ। उसके अलावा आपका ब्लड रिलेशन हो गया, उसके अलावा आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका हो गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वाले, क्योंकि अब वो पूछ रहा है भर भर के, चाहे सीजीएल हो सीएचएसएल हो, सब में स्टेटमेंट वाले पूछ रहा है। तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट होगी। एक्स्ट्रा टिप्स क्या हो सकती है रीजनिंग के लिए, एक्स्ट्रा टिप्स बस यही है कि जैसे ही आपको रीजनिंग में कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ पर्सनली जो मैंने करा उसके लिए लिखा है वाला टॉपिक एक्स्ट्रा टिप। तो रीजनिंग में आपको जैसी कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, रीजनिंग को हमें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप स्टार्टिंग में होंगे, फाउंडेशन कर रहे होंगे, अपना सिलेबस कर ही कर रहे होंगे, तब आपको रोज 1 घंटा देना है, बस 1 घंटा। 1 घंटे में आपको एक दो टॉपिक, एक टॉपिक अगला लाइक सिलोगिज्म उठा लिया, तो अगले 3 दिन में एक एक घंटे सिलोगिज्म पढ़ेंगे, सिलोगिज्म खत्म। ऐसे कर करके आपको 2 महीने लगेंगे, पूरा सिलेबस आप कवर कर लोगे 1.5 से 2 महीने में। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना, चाहे कितने भी मतलब टॉपिक क्यों ना हो, रीजनिंग के इससे ज्यादा नहीं लगता, 1.5 से 2 महीने में रीजनिंग इजी हो जाती है। एक्स्ट्रा ट्रिप ये होती है जब आपको लगता है कि मेरी कमांड बन चुकी है और मेरे सेक्शनल में भी 40 के आसपास आ रहे हैं, उसके बाद आप मेंस के भी सेक्शनल देने लगो रीजनिंग, मेंस के सेक्शनल, उससे आएगा कॉन्फिडेंस और स्पीड। मेंस वाले जब सेक्शनल दोगे ना, तो मेंस में अच्छे सवाल पूछते हैं रीजनिंग के, तो मेंस के सेक्शनल खोल के और मेंस वाले मॉक्स देना सेक्शनल के। ये हो गई आपकी एक्स्ट्रा टिप जो मैं भी फॉलो करता हूँ, और इससे रीजनिंग की काफी ज्यादा मेरी स्पीड खुद पर्सनली बढ़ी है। तो सेक्शनल मॉक तो देनी ही देना है। इसके अलावा जब हमें लगता है कि हमारे 40+ मार्क्स मतलब ये वाले में आने लगे हैं, प्री वाले में, तो हमें मेंस के जो 30 क्वेश्चन पूछता है, तो उसको कोशिश करनी है उसकी स्पीड बढ़ानी है, तो मेंस वाले सेक्शनल मॉक देने सबसे बेस्ट टिप है रीजनिंग के लिए। तो ये तो हो गई हमारी रीजनिंग की बात। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, अब इंग्लिश पे। हाँ, इंग्लिश के लिए वैसे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इंग्लिश में, जिसमें मैंने डिटेल में बात करी हमें क्या क्या करना है। तो उसमें मैंने सोर्स वगैरह बताया, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा करना क्या क्या है। तो इंग्लिश में भी आपको सबसे पहले अपना फाउंडेशन क्लियर करके चलना है, सिलेबस करना है। तो हमें ग्रामर पढ़नी है, तो ग्रामर के लिए क्या कर सकते हैं, हम बुक फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आपने वीडियो नहीं देखी हो, जरूर देखना, उसमें मैंने डिटेल में बताया कौन सी बुक क्या फॉलो कर सकते हो। तो हमें या तो ग्रामर के लिए बुक फॉलो करनी है, किसी टीचर का हमें कोर्स ले लेना है, जैसा कि मैंने टीचर बताया था, आप अमन सर का कोर्स ले सकते हो। मैंने तरुण ग्रोवर सर से पढ़ा था, तरुण ग्रोवर सर का ले सकते हो।
मैं तो फ्री पढ़ाता तरुण ग्रोवर सर से यूट्यूब पे, और अमन सर ने भी यूट्यूब पे फ्री भी पढ़ा रखा है। तो आपको एक एक करके अपने पहले ग्रामर के सारे रूल्स करने हैं, क्योंकि जब तक ग्रामर के रूल नहीं पता होंगे ना आपको, कि नीदर के साथ कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं, ईदर के साथ कौन से आते हैं, सिंगुलर जो होती है नाउन के साथ कौन सी वर्ब है, दिखने में सिंगुलर होते हैं, होते प्लूरल है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट, प्रोनाउन के रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, तो ये सब चीजें आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसमें आपको 2-3 महीने आराम से लग जाएंगे। ग्रामर हो चाहे वो क्या हुआ, कॉम्प्रिहेंशन, सबको साथ लेते हुए चलना है। इंग्लिश के लिए मैं आपको 3 आवर्स देने, 3 घंटे देने। मैंने पहले भी बताया था 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे, जिसमें आप 1 घंटे वो आपको दोगे, 1 घंटे रूल्स को दोगे, ग्रामर को, और आधे से 1 घंटा आप दोगे कॉम्प्रिहेंशन। तो 3 घंटा में इंग्लिश को देना है, 2.5 से 3 घंटा, ऐसा नहीं 3 घंटा तो लॉक ही कर दिया आपने। आपको अपने टारगेट बना के चलना है। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है, जो मैंने भी गलती करी थी उसके बाद आपको बता रहा हूँ। मैं पहले करता था कि टाइम वाइज स्टडी करता था, कि 2 घंटे इंग्लिश को देना है, तो टाइम वाइज स्टडी नहीं करनी है हमें, कि 2 घंटे 3 घंटे देना है तो इंग्लिश पढ़े ही पढ़ रहे हो। आपको टारगेट देखना है। लाइक टारगेट कैसे देखना है, कि आज मैं नाउन शुरू करूंगा तो नाउन को मुझे आधा कंप्लीट करना है। अब चाहे आपको उसमें 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, आपको नाउन का आधा चैप्टर कंप्लीट करना है। तो खुद को एक टारगेट में बांध लेना है। ये चीज मैं लास्ट में बात भी करूंगा कि कैसे करनी है इन चीजों के बारे में। मतलब मेन स्ट्रेटजी जो होगी वो लास्ट में मैं बात करूंगा आपसे, कि कैसे कैसे हमें टाइम देना है। तो उस टाइम को मैनेजमेंट करने की बात हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। अभी मैंने बता दिया आपको पहले ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसमें 8 से 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे आपके। तो पहले तो उनको स्ट्रॉन्ग करना है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इन चीजों पे कमांड बनानी है। जब आपको इनके रूल पता चल जाएंगे ना, तो आपका आधे से ज्यादा काम खत्म हो जाएगा, कि आपको अब रूल पता है, तो प्रैक्टिस करने में इतना टाइम नहीं लगता। प्रैक्टिस फिर आधे घंटे में ही आप 50-50 से 60-60 सवाल कर ले करोगे, कि ग्रामर के जैसे आपने एरर के खोल लिए, अब आपको रूल पता है, तो आपने 50-60 सवाल कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, देखना है कि गलती मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, बस उस चीज को रिवाइज। वोकैबुलरी के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ब्लैक बुक होती है वोकैबुलरी के लिए, वही लो। मोर देन सफिशिएंट तो नहीं है वो, मैं नहीं कहूंगा मोर देन सफिशिएंट है, बट हाँ, ये आपसे उससे 70 to 80% क्लियर हो जाएगा आपको वोकैबुलरी का पार्ट, जिसमें आपको ईडियम, ईडियम, वन वर्ड, साइनो, एंटो, और मिस स्पेल्ट, इन चीजों पे कमांड बनानी है। मिस स्पेल्ट हो गए, ईडियम्स हो गए, वन वर्ड हो गए, तो इसको वोकैबुलरी को ऐसे पढ़ना है आपको। लाइक 50 वर्ड से ईडियम के पढ़ लिए डेली, तो 1 घंटा मिलता है। 1 घंटे में आपको ऐसा करना है। शुरू में ऐसा नहीं कि शुरू में ही आप अपने आप को इतने ज्यादा टारगेट दे दो कि बोर हो जाओ और स्टडी छोड़ दो। आपको ऐसा करना है, सबसे पहले दिन 10-10 के स्टार्ट करना। आज मैं 10 ईडियम पढ़ूंगा, 10 वन वर्ड पढ़ूंगा, 10 साइनो पढ़ूंगा, 10 एंटो पढ़ूंगा, और 10 ही मिस स्पेल्ट को देखूंगा। अगले दिन आप अपने 10 जो पहले पढ़े थे वो देखना, और फिर थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ाना, कि आज 15-15 कर दूं। तो 1 घंटा आपको देना है, 1 से 1.5 घंटे में जितनी आप पे वो कैप कवर हो सके, उतनी हमें वो कैप को कवर करते हुए चलना है। तो वही वोकैब की बात। और वोकैब का सोर्स मैंने आपको बता दिया, ब्लैक बुक से कर सकते हो। ब्लैक बुक बहुत बढ़िया है। इसमें 1700 के करीब है, ईडीएम हो गए, वन वर्ड हो गए, 1700 के करीब है। तो वही आप करो पहले मतलब ज्यादा बार। उसके बाद अदर सोर्स की जो मैंने बता रखी है, वो इंग्लिश की फुल स्ट्रेटेजी वीडियो में बता रखा है कि कैसे कर सकते हैं इंग्लिश को। तो इतना तो आपको मस्ट है करना है, जो सब कर रहे हैं। उसके अलावा फिर आगे तो न्यूज़पेपर की वो कैब हो गई, रीडिंग हो गई, तो वो कैब का तो कोई अंत ही नहीं है, कितनी भी पढ़ लो। तीसरी बात करें कॉम्प्रीहेंशन को कहाँ से करना है, तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए रीडिंग सबसे बढ़िया सोर्स है। रीडिंग आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। न्यूज आर्टिकल्स हो गए, उसके अलावा जैसे लाइक कोई स्टोरी बुक हो गई, कॉमिक्स हो गई, नॉवेल्स हो गए, इन चीजों को आपको अगर टाइम मिलता है तो पढ़ो। उसके अलावा कोई आर्टिकल्स हो गए, उन चीजों को पढ़ो। उसमें देखो कि कौन सी वो क्या, मेरे से पूछिए किसका मतलब मुझे नहीं पता, किसका मतलब ऐसा है जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, ये आपको धीरे धीरे पता चलने लगेंगे। वर्ड्स की ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हाईलाइट करो, मतलब निकालो, देखो। जैसे ही आपकी रीडिंग में स्ट्रांगनेस हो जाएगी, तो उसके बाद आपको बुक फॉलो करनी होती है। किरण हो गई, पिनाकल हो गई, कहीं पे भी आपको देखो है, या तो किरण ले लो या पिनाकल ले लो। उसमें से आपको सॉल्व करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवाल और क्लोज टेस्ट। तो किरण या पिनाकल, इन दो बुक में से आपको क्या करना है, या तो मतलब क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करके देखना है, कि लाइक कॉम्प्रिहेंशन आपने पढ़ा, उसके बाद 5 क्वेश्चन देखे। कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रेटेजी होती है जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन के पहले क्वेश्चन देख लो कि पूछना क्या चाह रहा है, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ा, आपको मीनिंग पता चलने लगेगा, धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि इसमें ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको ऐसे डील करना है। तो वो सब धीरे धीरे होगा। कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो वोकैब प्लस ग्रामर का ही पार्ट होता है। इन दोनों को अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, ग्रामर और वोकैब को, तो यूं मान लो कॉम्प्रिहेंशन आपने आधे से ज्यादा वैसे ही सॉल्व कर दी, क्योंकि आपके जब कॉम्प्रिहेंशन में ग्रामर्स के रूल क्लियर होंगे, उसके अलावा वो क्या क्लियर होगी, तो आप डायरेक्ट बता पाओगे हाँ यहाँ पे ये सेंस बैठता है। क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट में 4 ऑप्शन आएंगे, फिलअप भरना है, तो फिलअप में आपको पता चल जाए कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि वो कैप का इस वाली वो कैप का मुझे मतलब पता है। तो इन चीज का ही कॉम्बो होता है, ग्रामर और वो कैप से बेस्ड ही बनती है कॉम्प्रिहेंशन आपका। तो वो रीडिंग से होगा। सबसे ज्यादा आपको रीडिंग पे अपनी कमांड स्ट्रॉन्ग करनी होगी, कि रीडिंग आप डेली कर रहे हो।
आधा घंटा आपको डेली रीडिंग को तो जरूर देना ही देना है। कोई एडिटोरियल पढ़ लिया तो अपनी चीजों में वेरिएशन लाना है। लाइक रोज आप एडिटोरियल भी नहीं पढ़ सकते, बोर हो जाओगे। कभी एडिटोरियल पढ़ लिया, कभी कोई मूवी में देख लिया इंग्लिश मूवी की आपने, या फिर कोई पॉडकास्ट देख लिया इंग्लिश का जिसमें आपको समझ, मतलब आपको समझ बनानी है। जैसे आपने लाइक हिंदी बोलते हो ना, तो हिंदी में बचपन से समझ बनाई थी, ऐसे आपको इंग्लिश में समझ बनानी है। उसके बाद प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस मैंने बता दिया। इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए भी एक बुक ले लो कोई सी भी। जैसे आपने किरण ले ली, तो किरण में ही आपको सब चीज मिलेगी। किरण में आपको एरर भी मिलेगी, किरण में आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, किरण में ही आपको क्लोज टेस्ट मिलेगा। और वो कैब के लिए तो वो कैब के लिए तो पता ही चलेगा। वो कैब की तो बस हमें प्रैक्टिस रिवीजन करनी है बार बार। तो वो कैब की प्रैक्टिस नहीं होती, वो कैब की रिवीजन होती है। प्रैक्टिस तो जब ही होगी जब आप मॉक्स में दोगे। वो कैब आएगी, जो नहीं आएगी आपको उस चीज को एनालिसिस करना है कि ये वाली वो कैब मेरे पे नहीं बन पाई, तो इस वाली वो कैब को देखना है, कहीं लिख लेना है। तो वो कैब को लिखना बहुत जरूरी है। लाइक कोई नया वर्ड आता है, आपने कोई एक कॉपी सी बना ली छोटी, उसमें लिख लिया, तो डेली सुबह जब आप वो कैब पढ़ने जाते हो वो वाले वर्ड्स भी रिवाइज कर लिए। तो टाइम आपको देना पड़ेगा। वो कैब के लिए मैंने बता दिया कि वो कैब को जैसे आपने पिछले दिन वर्ड पढ़े थे अगले दिन भी देखना है, और वीक के एंड में एक बार सारी वो कैब देख लेनी है जल्दी जल्दी। हाँ मैंने ये पढ़ा था। तो जब आप एक चीज को 2-3 बार पढ़ लेते हो ना, उसके बाद बस उसे देखना पड़ता है, तभी आपको रिवाइज होने लगती है। तो ये तो होगा। इसके बाद सेक्शनल मॉक आपको इंग्लिश में भी जरूर देने। सेक्शनल मॉक इंग्लिश में भी देना है। सेक्शनल मॉक इंग्लिश का ऐसा होता है 7-8 मिनट का, तो आप एक या दो दे सकते हो। मैंने भी काफी दिया, मतलब इसके सेक्शनल मॉक तो दो मैं डेली दे देता था, तो मतलब 16 मिनट के हो गए। ज्यादा ज्यादा मेरे को कितना टाइम लगता था, आधा घंटा। 16 मिनट ये और 14 मिनट एनालिसिस के मान लो, तो आधा घंटा में सेक्शनल मॉक का। तो ये आधा घंटा कब लगता था, जब मैंने अपने ग्रामर और वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर लिया था। मतलब अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है पहले, फिर सेक्शनल मॉक पे आना है। क्योंकि सेक्शनल मॉक देने का भी जब भी फायदा होगा, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी आप मतलब सेक्शनल मॉक देने चले गए, आता उसमें कुछ भी नहीं, आपको रूल नहीं पता। तो पहले आपको 2 से 3 महीने में शुरू के, लाइक अभी क्या चल रहा है, अभी हम मान लेते हैं नवंबर, तो चलो आपका गया ही गया, 15 दिन बच रहे हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी तक आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेनी है अपनी ग्रामर को, वोकैब को। 3 महीने में मतलब पूरे पूरे चांस से आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। और करना पड़ेगा आपको, इजीली भी नहीं कर पाओगे। अगर हार्ड लगता है तो हार्ड भी करना पड़ेगा, जॉब चाहिए तो भाई करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमें 3 महीने बाद मार्च से सेक्शनल मॉक लगाना चालू करना है इन चीजों पे। तो फिर सेक्शनल मॉक देंगे हम, और उसमें देखेंगे हमारे 35, तो अब मतलब इतना है कि 35 स्कोर रहेगा। 35 प्लस आपका स्कोर रहेगा। 35, 30-35 भी रहता है ना, तो ठीक है, आपने मतलब अपनी कमांड बना लिया, अब आपको और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो 30-35 आपका स्कोर रहेगा इंग्लिश को ये करने के बाद भी। 35 का आपको मतलब स्कोर रहेगा इसके बाद भी। उसके बाद आपको एनालिसिस करना है कि आप कौन से पार्ट में गलती कर रहे हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप वोकैब में गलती कर रहे हो, आप कॉम्प्रिहेंशन में, तो ये चीज आपको देखनी है कि मेरी वोकैब गलत हो रही है, मेरी कॉम्प्रिहेंशन गलत हो रही है, क्या चीज आपका कौन सा इंग्लिश का पार्ट गलत हो रहा है। देन उस चीजों को रिवाइज करते हुए चलना है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया। इंग्लिश में दो चीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो। एक तो कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में अब हार्ड सवाल पूछ रहा है, अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश में होगी तो। और क्लोज टेस्ट वगैरह, क्लोज टेस्ट मतलब मेन कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो देखो सब कुछ ही होता है। आपको वोकैब भी पढ़नी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ग्रामर के रूल पढ़ने हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। बट पूछ क्या रहा है एग्जाम में सबसे ज्यादा, तो कॉम्प्रिहेंशन को आपको स्ट्रॉन्ग करके चलना है। ये हो गई है, मतलब एक्स्ट्रा टिप में भी इस चीज को ले सकते हो। इन चीज का पार्ट जो है वो कॉम्प्रिहेंशन है। एक्स्ट्रा टिप भी आपकी कॉम्प्रिहेंशन होगी। क्यों? क्योंकि जितना ये कर रहे हो ना, ग्रामर, वोकैब और ये चीजें कॉम्प्रिहेंशन बेसिक लेवल की, वो तो सब कर रहे हैं। आपको डीप अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कॉम्प्रिहेंशन के लिए, क्योंकि आपको डीप में पूछ रहा है। जब आप एक कॉम्पिटिशन से मतलब थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे, लाइक जितना सब कर रहे हैं उतना तो आपने कर लिया, अब आपको और ज्यादा इंग्लिश में मार्क्स चाहिए, लाइक 40 सब ला रहे हैं, आपको 45 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट हो गई। बाकी एक्स्ट्रा टिप के लिए मैंने आपको बता दिया। एक्स्ट्रा टिप यही है रही कि आपको सेक्शनल मॉक देने हैं इंग्लिश के, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है 80% इसका इंग्लिश का। आपको लगता है मेरे ग्रामर के रूल हो गए, मैं वोकैबुलरी मतलब कर चुका हूँ काफी हद तक, और मैं रीडिंग वगैरह सब करता हूँ, आपकी इंग्लिश में मतलब थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ गई, तो आपको सेक्शनल मॉक डेली 2 देने हैं। 2 सेक्शनल मॉक डेली देने हैं। तो इंग्लिश के लिए एक्स्ट्रा टिप। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अब जल्दी जल्दी कवर करते हैं। मैंने कहा था कि 1 घंटे से कम की कोशिश करेंगे, बट मुझे लग रहा है 1 घंटे की जाने वाली है वीडियो। बट ये आपका इसमें सब चीज स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इंग्लिश में अब कोई डाउट रह जाता है तो आप जरूर पूछना। आगे बात करते हैं हम मैथ्स की। तो मैथ्स में हमें क्या करना है, मैथ्स का बहुत सिंपल है। मैथ्स का एक होता है सिलेबस करो प्रैक्टिस करो, बस। और कुछ नहीं है, इतनी चीजें मैंने लिखी हैं, बट इसका मैथ का सिंपल सा रूल है, सिलेबस करो और प्रैक्टिस करो। दो चीज कर दो मैथ में, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है पहले इसकी बात कर लेते हैं। मैथ में इंपॉर्टेंट क्या क्या है। मैथ में देखो सारी चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये मैंने लिख दिया है। बट इंपॉर्टेंट सब कुछ ही है, आपको पढ़ना सब कुछ है, वो कहीं से भी पूछ लेगा आपको। यूं ही नहीं आपको मतलब वो सैलरी डिसेंट दे रहे हैं, डिसेंट सैलरी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो वहां पे आपसे खेलेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे। तो मैथ में क्या इंपॉर्टेंट है, देखो एडवांस और अर्थमेटिक दोनों इंपॉर्टेंट है। बट कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन बनता है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, इनमें से बनते ही है क्वेश्चन। अब ऐसा हो सकता है कई बार ना भी बने, तो ये तो एसएससी पर डिपेंड करता है। तो हमें करना सब कुछ है मैथ में। सबसे पहले हमें मैथ में सबसे ज्यादा टाइम मैथ में लगेगा सिलेबस करने में, तो 4 से 5 महीने में हमें सिलेबस कर लेना है। लाइक अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के आसपास तक हमें सिलेबस कर लेना है। उसके बाद मई और जून, मई और जून तक हमें मतलब
हम्म प्रैक्टिस करनी है, मतलब अप्रैल तक हम सिलेबस कर लेंगे, उसके बाद रिवीजन और प्रैक्टिस। तो वहाँ सबसे ज्यादा मैथ में ये डाउट आता है कि हम प्रैक्टिस कैसे करें, हम रिवीजन कैसे करें। तो ये इसका मैथ का मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि कैसे करना है। लाइक आपने आज चैप्टर उठाया परसेंटेज, आपने परसेंटेज पूरा कर लिया, धीरे धीरे आपने किसी टीचर से पढ़ा था, दो चीज होती है, तो आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो या डायरेक्ट किसी बुक से कर रहे हो। तो मैथ में जनरली 50 to 60% लोग सबसे पहले कोई टीचर फॉलो करते हैं, जैसे मैं भी पवन राव सर से पेड बैच से पढ़ा हुआ हूँ उनके। तो हमें पहले सबसे पहले अपना सिलेबस करना है, तो हमने परसेंटेज आज पढ़ा। अब सर दूसरे चैप्टर पे आए हैं कि परसेंटेज के बाद वो एक एडवांस का चैप्टर कर रहा है ज्योमेट्री। तो हमें क्या करना है, ज्योमेट्री की फाइल तो लगानी लगानी है। उससे पहले दो फाइल हमने परसेंटेज की भी लगा ली सर की, कि हमने पढ़ा था तो एक बार रिवाइज करना है, तो दो फाइल। तो हमें साथ ही साथ चलना है, मैथ का सबसे ज्यादा साथ में लेके मैथ को जरूर चलना पड़ता है, वरना मैथ में कुछ नहीं कर पाओगे, सारा पिछला पढ़ा हुआ भूल जाओगे। तो मैथ को साथ ही साथ लेके चलना है। मैथ की एक आपको साइकिल चलानी जरूर पड़ेगी, कि सबसे पहले हमने आज परसेंटेज पढ़ा था, फिर एक हफ्ते बाद सर ने शुरू कर दिया ज्योमेट्री। तो हमने एक हफ्ते में जो भी पढ़ा है, या तो हम पहले मतलब उसे डेली ज्योमेट्री के साथ साथ एक एक फाइल लगाएंगे, और उसके बाद वीकली मतलब जब संडे आएगा, तो संडे को लाइक आपकी कोई क्लास नहीं रहती, तो संडे को उसे पूरा एक बार देखना है परसेंटेज को। और जो क्वेश्चन आपको लगता है थोड़े ट्रिकी से, उनको सर्कल कर लेना है, तो उनको बार बार देखना है कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा था क्या। तो ये चीज होती है, एक एक करके हमें सारे चैप्टर करने हैं, 4 से 5 महीने में आपको पूरा सिलेबस कर लेना है। देन प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, पूरा सिलेबस हो गया, तो हमें जैसे आपके 20 चैप्टर है, तो 20 चैप्टर है ना, तो आपको 5 5 चैप्टर ले लेना है डेली। तो 5 5 चैप्टर में 10 10 क्वेश्चन, 5 5 चैप्टर रख लो। तो 5 चैप्टर के आप 10 क्वेश्चन लगाओगे, 10 10 क्वेश्चन मतलब लाइक आपने कोई भी 5 चैप्टर ले लिए, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ये 5 चैप्टर ले लिए, इनके 10 10 क्वेश्चन लगाओगे तो 50 क्वेश्चन हो गए। तो 50 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। अब आपको लगता है मेरी कैपेसिटी और ज्यादा है, तो 20 20 ले लो इनके। तो 20 20 क्वेश्चन हो गए, तो 100 क्वेश्चन। तो डेली लगाओगे, उसके बाद फिर 5 चैप्टर, तो ऐसे 4 दिन में ना आपकी साइकिल दोबारा घूमने लगेगी। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है। और उसके बाद फ्रैक्शनल मॉक तो आपको देने हैं, जब आपका 80 to 90% सिलेबस हो जाता है, तो आपको सेक्शनल मॉक मैथ के जरूर देने। मॉक की हम बाद में बात करेंगे कि मॉक कुछ कहते हैं कि स्टार्टिंग में दें या बाद में दें, तो वो चीज की हम बात करेंगे। पहले सेक्शनल मॉक का देख लेते हैं। तो सेक्शनल मॉक आपको जब आपको लगता है कि मेरा मैथ में 80% लेवल लगता है, 60 से 70 भी अगर आपको हो गया ना कि 60 70 सिलेबस हो चुका है, तो भी आपको सेक्शनल मॉक स्टार्ट कर देने हैं देने मैथ के लिए। इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको मैथ में ये पता चलेगा कौन सा चैप्टर मेरा वीक है। लाइक ज्योमेट्री में आपके क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, तो आपको पता चलेगा हाँ ज्योमेट्री वीक है। टाइम एंड वर्क के आप क्वेश्चन बना पा रहे हो, जैसा मेरे साथ होता था, तो आपको लगेगा हाँ टाइम एंड वर्क को मेरे को ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, इसके क्वेश्चन मैं बना लेता हूँ, इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो वो चीजें कब पता चलती हैं, जब आप उन चीजों को अप्लाई करते हो, सेक्शनल मोड देते हो। तो ये तो होगी इसकी बात। सिलेबस हमें सबसे पहले करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। एक्स्ट्रा टिप मैथ के लिए होंगी, एक्स्ट्रा टिप मैथ के लिए होगी कैलकुलेशन की, सबसे ज्यादा आपको डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है। अगर आप कहोगे तो कैलकुलेशन पे मैं वीडियो बना दूंगा, आपको कैलकुलेशन डेली करनी है। उसमें आपको क्या करना है डेली, प्लस के सवाल, माइनस के सवाल, 10 10 आपको डायरेक्ट मतलब कुछ भी डिजिट ले ली, मतलब ऐसा नहीं है रैंडमली कोई भी डिजिट ले लिया आपने, 3 3 डिजिट की कर लिया, और उसको फिर ऐड करके वो चलना है, अपनी स्पीड को बढ़ानी है, जैसे 9 7 ऐसे करके। तो हमें ऐसे नहीं बोलना है मैं बनाऊंगा कैलकुलेशन पे वीडियो, तो हमें प्लस करते हुए डायरेक्ट चलना है, 9 7 16 7 ऐसे कर करके, मतलब 23, मतलब ऐसे कर करके आप कैलकुलेशन अपने माइंड में ही करनी है डेली। मतलब 10 सवाल प्लस के, 10 माइनस के, 10 डिवाइड के, 10 मल्टीप्लाई के, ऐसे स्टार्टिंग में ही जैसे आप सुबह उठते हो आधे घंटे अपना कैलकुलेशन को दे दो। तो ये एक्स्ट्रा टिप कैलकुलेशन की हो गई। इससे आपको मैथ में बहुत फायदा मिलेगा। आपको 1 से लेके 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 1 से लेके 30 तक क्यूब याद होने चाहिए, 1 से लेके 25 तक टेबल पता होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए टेबल। ये चीज आपकी मेहनत से मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन अगर करोगे तो चार चांद लगा देंगे आपकी मैथ में वहां पे, क्योंकि मैथ का सबसे बड़ा गेम है स्पीड का। इसके अलावा आपको CISI की इफेक्टिव रेट पता होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रिपलेट्स पता होने चाहिए। इसके अलावा कुछ और चीज होती है, जैसे प्राइम नंबर पता होने चाहिए, 1 से 50 तक कितने होते हैं, 100 तक कितने, तो थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें। √2 का मान पता होना चाहिए, √3 का मान, परसेंटेज की वैल्यू पता होनी चाहिए, 50% 30% 33%, इन सबके डायरेक्ट, ताकि आप क्वेश्चन बना पाओ। तो ये हो गई कैलकुलेशन की बात और एक्स्ट्रा टिप। तो ये हो गई मैथ्स की बात। हमें क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, देन प्रैक्टिस करनी है। सेक्शनल बुक पे हमें कब आना है वो चीजें मैंने आपको बता दी। मैथ में बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में जरूर बताना। चलते हैं फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है GS, जिससे सबसे ज्यादा खतरनाक चीज जो आती है GS, कंप्लीट सिलेबस पर कितना। अब जीएस में आता है सिलेबस तो कंप्लीट करना है, पर कितना करें, जीएस तो समुंदर है, कितना कर सकते हैं हम जीएस को, कहाँ तक करें, किस हद तक करें। तो ऐसे तो है नहीं कि आप करते रह जाओ, जीएस समुंदर है, ऐसे तो आपके 10 साल 20 साल बीत जाएंगे, आपके बच्चे सस्ती देंगे जब तक भी का सिलेबस ही करते रहोगे। तो वो चीज हो गई। दूसरी आती है रिवीजन पर कैसे। अब जीएस की रिवीजन करें पर कैसे करें, ये भी होता है, जीएस को भी रिवाइज करना पड़ता है, तो कैसे करें। प्रैक्टिस करें बट कैसे, अब जीएस को प्रैक्टिस करें बट कैसे, जैसे हमने रीजनिंग इंग्लिश और मैथ्स का देखा था, तो उसमें हमने देख लिया था कि हाँ ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करनी है। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। तो सबसे पहले आता है कंप्लीट करना है सिलेबस पर कितना। तो कितना में ये जान लो,
करना तो आपको सब कुछ ही है देखो, बट कितना में ये जान लो। तीन सब्जेक्ट सबसे पहले उठाना है आपको। तीन सब्जेक्ट कौन से? हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। सबसे पहले इन पे कमांड बनानी है आपको। एक एक महीना लगे चाहे 3 महीने लगे आपको, मतलब कम से कम बता रहा हूँ, मतलब 3 महीने भी लगे ना, तो इसको स्ट्रॉन्ग करना है आपको। हिस्ट्री पढ़नी है, आप कोई भी टीचर से पढ़ सकते हो। जैसे मैं टीचर के नाम बताऊं तो परमार सर से पढ़ सकते हो, वरुण अवस्थी सर से पढ़ सकते हो, खान सर से पढ़ सकते हो। सारे के सारे टीचर बेस्ट है, बट ट्विनिंग पे आप किसका समझ आ रहा है तो किसी से भी पढ़ सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा आउट्स बैकग्राउंड था जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए, तो आप कोई बुक भी डायरेक्ट फॉलो कर सकते हो। ये सब आपकी कॉल है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। बस मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है। तो इन तीन सब्जेक्ट पे तो कमांड बनानी है। इससे काफी क्वेश्चन पूछ लेता है आपके। हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ज्योग्राफी से 2-3। तो इन चीजों पे तो कमांड बनानी है, तीन सब्जेक्ट पे। उसके बाद आना है बाकी के सब्जेक्ट पे। इको, फिर इको करनी है। देन साइंस के सब्जेक्ट में आपको जो लगता है वो करना है। देन साइंस, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उसके बाद करनी है। पहले इन तीनों को देखना है, क्योंकि एग्जाम आ जाएगा तो आपको ये तीन सब्जेक्ट हो जाएंगे ना, तो ये बहुत कुछ हो जाएगा। इसके अलावा क्योंकि अभी आपको जीएस में और भी बहुत चीज करनी है, जीएस का बहुत बड़ा सिलेबस होता है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये तीन तो आपको करने ही करने हैं। तो आप किसी टीचर से कर सकते हो, किसी बुक से कर सकते हो। ये हो गई आपकी हिस्ट्री की बात, पॉलिटी की बात, उसके बाद इको की। उसके अलावा आपको क्या करना है? स्टैटिक। तो स्टैटिक को डेली आधे से 1 घंटा दे दो। आपके टॉपिक्स होते हैं उनको क्लियर करना है। स्टैटिक के लाइक 10-12 टॉपिक है, उनको करना है। जैसे फोक डांस हो गया, फोक के हो गए, डांस, म्यूजिक, फेस्टिवल लिख लो, फेस्टिवल, ये सब चीजें। तो फोक डांस हो गए, क्लासिकल डांस हो गए, फेस्टिवल हो गए। इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स हो गए। आपको स्टैटिक का नहीं पता हो क्या क्या हो, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स का पार्ट हो गया, तो ये सब स्टैटिक जीके में आता है। आपका जब पढ़ोगे आपको पता चल जाएगी। तो स्टैटिक के टॉपिक्स आपको क्लियर करने हैं आपके। जैसे मैंने बता दिया कुछ 5-6 मेन टॉपिक हो गए, फोक डांस, क्लासिकल डांस, फेस्टिवल्स, उसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स में से पूछता है। उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है आपका स्टैटिक में? स्पोर्ट्स वगैरह हो गए, फेस्टिवल्स हो गए। हाँ, तो बाकी यही चीज होती है। उसके अलावा 2-4 टॉपिक और होते हैं, जैसे अब तो स्पेस वगैरह में से पूछने लग गया। वो स्टैटिक का पार्ट नहीं है, करंट के पार्ट में ही मान लो। तो ये सब चीजें आपको कवर करके चलनी है। लाइक आप परमार सर का कोर्स लोगे तो वो सब चीज आपको कवर करवाते हैं। मैं परमार सर से ही पढ़ रहा हूँ अभी भी, उनकी बुक फॉलो कर रखी है। जैसे मैंने फैटमैन, तो उसमें उन्होंने क्या कर रखा है, नोट्स दे रखे हैं, तो नोट से पढ़ सकते हो उनके। बाकी आपको जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो सब आपको क्लियर कराएंगे। तो अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो उनके कोर्स से ही आपको वो मतलब सारी चीज पढ़ेंगे। तो ये पढ़ना। उसके अलावा करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर एंड में करने हैं आपको। करंट अफेयर शुरू से नहीं करना, करंट अफेयर एंड में करने हैं। करंट अफेयर से इस बार तो मतलब एडिक्विटी जब से आया काफी वेटेज है। तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे वीकली पढ़ लिए, मंथली पढ़ ली, तो आप पे है करंट अफेयर का। वैसे मैंने अभी तक करंट अफेयर पढ़े भी नहीं थे, बट आप पूछ रहा है तो हमें करने पड़ेंगे सब चीज। तो आप वीकली पढ़ सकते हो इसके लिए, वीकली या फिर मंथली। तो मंथली कई टीचर जो होते हैं, जैसे इंडो लोगोस एक चैनल है, तो इंडो लोगोस क्या करता है, वो मंथली पीडीएफ डाल सकते हैं, तो आप वहां से इजीली पढ़ सकते हो मंथली क्या क्या करंट अफेयर का पार्ट है। तो जीएस में हमें क्या करना है? जीएस में हम फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले सिंपल वर्ड में बताऊं तो सिलेबस कंप्लीट करना है। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन तीन चीज पे कमांड बनानी है। उसके अलावा हमें स्टैटिक को डेली पढ़ना है आधे से 1 घंटे, जिसमें हम डांस को कवर करेंगे, म्यूजिक्स को कवर करेंगे, फेस्टिवल को करेंगे, बुक्स एंड ऑथर्स को करेंगे। उसके अलावा हम स्पोर्ट्स का पार्ट को कवर करेंगे। और जो स्टार्टिंग में 2-4 टॉपिक बच जाते हैं वो आपको सिलेबस में मिल जाएंगे देखने को, उन चीजों को कवर करेंगे। उसके अलावा फिर हमें इको का कवर करनी है, क्योंकि इको में से होता है। देन साइंस पे आना है। हमें साइंस का मेंस में ज्यादा वेटेज है, मेंस में पूछ लेता है। बट बाकी ये तो एसएससी का देखो, जीएस का हमें करके जाना पड़ेगा। बट ये नहीं पता वो क्या पूछा है, क्या पता ऐसा हो कि जो आपने पढ़ा वो पूछ लिया। कभी ऐसा हो जाता है कि आपने जो पढ़ा उसमें से कुछ पूछा ही नहीं। तो जीएस के से पहले हमें उन तीन सब्जेक्ट पे तो कमांड बनानी है जो हमने पहले देख लिए, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ। जीएस को करना है, ऐसा नहीं है जीएस को कि और गारंटी ले लिया कि करना ही नहीं है, बाद में कर लेंगे। देख, जीएस को भी डेली करके चलना। 2 घंटे डेली जीएस के लिए, 2 से 3 घंटे निकालो। 2 घंटे तो निकालो ही निकालो जीएस के लिए। उसमें पहले अपना सिलेबस कवर करो, क्योंकि जीएस का ऐसा होगा, पेपर आ जाएगा आपका, सिलेबस जब तक भी नहीं हो पाएगा। तो जीएस को करना है। फिर रिवीजन कैसे करें जीएस की? तो जीएस में ऐसे करना है, जैसे आपने लाइक आज परमार सर की, मैं परमार सर का एग्जांपल दे रहा हूँ, उनकी क्लास ली, तो उनकी क्लास ली, देन नेक्स्ट डे अगली क्लास होगी तो पिछली क्लास को पूरा रिवाइज कर लेना है। अब उनके नोट्स होते हैं, आपने लाइक उनके हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं, तो उससे बाकी आपका टाइम नहीं मिल पाता, तो उनके अब तो नोट्स में जैसे फैटमैन प्रोवाइड करवा रहे हैं, वरना वो पेड बैच ने ले रखा है, तो वो नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो उन नोट्स को रिवाइज करना है। तो आपको पिछली मतलब अगली क्लास ले रहे हो तो पहले वाले नोट्स तो देखना है। उसके बाद देन 3 दिन बाद जैसे आपने पढ़ा, तो 3 दिन के बाद अगर कोई क्लास चल रही है
तो उससे पहले 2 दिन में जो पढ़ा एक बार देख लेना जल्दी जल्दी कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। तो कुछ चीज आपको ऐसी लगता है जो समझ नहीं आ रही, उसको हाईलाइट करना है, अगले दिन फिर देखना है, फिर देखना है। मतलब ऐसा नहीं है उसको एक ही दिन में उसके पीछे पड़ जाओ, उस दिन को हाईलाइट करके अगले दिन फिर देखो उस चीज को कि हाँ आज मैंने ये पढ़ा था, ये वाली चीज मुझे समझ नहीं आई थी, आज समझने की कोशिश कर लेता हूँ। देन हमें 6 दिन में जो भी पढ़ा, हमने 5 दिन, लाइक वो मंडे टू फ्राइडे 5 दिन क्लास लेते हैं, सैटरडे और संडे इसको देना है हमें मेन रिवीजन करने। लाइक कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ाओ, मैथ्स पढ़ाओ, जीएस पढ़ाओ, सैटरडे संडे रिवाइज करना है। आपने 5 क्लास लगाई थी जैसे जीएस की, जैसे ज्योग्राफी से स्टार्ट करा आपने, 5 क्लास ज्योग्राफी की लगाई थी, तो आपको सैटरडे और संडे में ये देखना है कि हाँ मैंने ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ा था। तो उन चीजों को रिवाइज करना है। तो जीएस का ऐसा नहीं है कि एंड में रिवाइज करोगे, साथ ही साथ वीकली उसको रिवाइज करते हुए चलना है। देन क्या करोगे, देन मंथली रिवाइज करोगे जीएस को। लाइक आपने 5 5 क्लास लगाई और 4 हफ्ते की देख लेते हैं हम, तो 4 हफ्ते में या 5 हफ्ते में आपकी टोटल कितनी क्लास हो गई, 5 और 20 मान लेते हैं हम, 20 क्लास आपकी हो गई। तो आपको मंथ के एंड में ये देख के चलना है कि 20 क्लास में मैंने क्या पढ़ा, अच्छे से उसको जभी की जभी रिवाइज कर लूँ। प्रैक्टिस कैसे करें जीएस की, तो प्रैक्टिस होती है देखो मॉक से। प्रैक्टिस का ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस के लिए कोई सोर्स मैं बता दूं, ऐसे बुक तो बहुत सारी आती है, पिनाकल ले सकते हो आप, किरण की ले सकते हो जीएस के लिए। तो कोई भी एक बुक फॉलो कर लेना, तो किरण वगैरह की, जिसमें आप क्वेश्चन देखोगे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन है। तो क्या करना है, जैसे आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, जैसे परमार सर की मैं बात करूँ, मैं परमार सर से पढ़ रहा हूँ, तो उन्होंने क्या कर रखा है, फैटमैन दे रखी है और लिटिल बॉय दे रखी है। तो फैटमैन में वो थ्योरी देते हैं और लिटिल बॉय में वो प्रैक्टिस। तो आपने लाइक आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सोलर सिस्टम के बारे में, तो उन्होंने सब्जेक्ट वाइज, किरण में भी शायद अब तो सब्जेक्ट वाइज आने लगा है, पिनाकल भी सब्जेक्ट वाइज देता है और सर की बुक में भी सब्जेक्ट वाइज है। तो आपने सोलर सिस्टम पढ़ा, तो फिर बुक पे आ गए और आपने देखा कि हाँ मैंने पढ़ा था, तो कितने क्वेश्चन मेरे में बन पा रहे हैं। उसके बाद ऐसा तो होगा नहीं जैसे 10 क्वेश्चन है, आप पे 6 बन गए, 4 बच गए। तो 4 देखो वो 4 कहाँ से पूछे थे, कितने डीप से, जो मेरे पे नहीं बन पाए। दोबारा रिवाइज करोगे, मल्टीपल टाइम जब आप रिवाइज करोगे ना, तो सेट होने लगेगा। तो ऐसा होने लगेगा 100 में से आप पे 70 80 क्वेश्चन बन पा रहे हैं। और जीएस में अगर 70 80 बन रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। जरूरी नहीं है कि पढ़ने के बाद भी 100 के 100 बने क्वेश्चन, वो कितना भी डीप से पूछ सकता है। तो प्रैक्टिस की बात होगी, प्रैक्टिस की बात होगी बुक से। तो मैंने प्रैक्टिस का बता दिया, तीनों में से कोई भी बुक ले सकते हो आप। परमार सर से पढ़ रहे हो तो लिटिल बॉय ले सकते हो, किरण ले सकते हो, या फिर पिनाकल ले सकते हो। तो ये हुई जीएस की बात, प्रैक्टिस कहाँ से करें। एक्स्ट्रा टिप्स क्या है जीएस के लिए, तो एक्स्ट्रा टिप्स जीएस के लिए ये है, देखो जीएस को पहली बात तो फॉर ग्रांटेड हमें बिल्कुल नहीं लेना है, जीएस में पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि पहले ऐसा होता था जीएस रैंक दिलाएगी, बट इस बार ऐसा हो चुका है कि जीएस सिलेक्शन दिलाएगी, सिलेक्शन ही जीएस से होगा। क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, तीनों जो सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, इसमें तो बच्चे कमांड बना ही रहे हैं, जीएस में भी बना रहे हैं। जीएस में भी प्री में 30 30 नंबर भी लेके आ रहे हैं, चाहे हार्ड भी पूछ रहा हो। तो हमें सब्जेक्ट सारे लेके चलना है। एक्स्ट्रा टिप हमें क्या लेनी है, एक्स्ट्रा टिप हमें रिवीजन की लेनी है। रिवीजन, रिवीजन मस्ट है जीएस में। आपने कुछ भी पढ़ा है तो आपको वीकली मंथली रिवाइज करना है, पहले वीकली करना है देन मंथली। तो ये जरूर करना है, कई बच्चे नहीं करते हैं। और अगर आप ये करोगे तो वैसी भीड़ में से मतलब बहुत ज्यादा अलग बाहर आ जाओगे। तो आप उस भीड़ से अलग ही बाहर आ जाओगे अगर आप वीकली और मंथली करोगे। लाइक क्लास सब ले लेते हैं, पढ़ सब लेते हैं, बट वो उस चीज को फिर दोबारा खोल के देखते नहीं है, रिवीजन उनकी हो नहीं पाती। तो आपको जीएस में ये जरूर करना है, आज जो पढ़ा है कल उसको रिवाइज करना है, देन एक हफ्ते बाद जरूर रिवाइज करना है, देन मंथली। तो ही आपका कुछ हो पाएगा। तो ये तो हो गई जीएस की बात। अब हम मेन बात कर लेते हैं कि लाइक हमारा सब कुछ सिलेबस हो गया है, हमने पढ़ लिया है। लाइक अप्रैल तक आपको कोशिश करनी है, क्योंकि मे भी चांसेस है कि जो एग्जाम होगा वो आपका जुलाई के आसपास, जुलाई या अगस्त, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला है, क्योंकि इस बार सितंबर में चला गया था, कुछ कोर्ट केस वगैरह हुए थे। बाकी देखो वर्स्ट केस हम सोच के नहीं चलते, हम तो अपना लेके चलेंगे कि जुलाई अगस्त, उसके बाद चाहे दिसंबर में भी क्यों ना हो। आपको ये लेके चलना है कि जुलाई में मेरा हुआ तो मेरे को अप्रैल तक अपना सिलेबस किसी भी हाल में निपटा लेना है 80%। आप 70 to 80% जो अप्रैल तक निपटा लोगे। अप्रैल में भी देखा जाए, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 5 महीने आपके पूरे हैं, 5 महीने में आप इजिली सिलेबस को निपटा सकते हो। तो अप्रैल के एंड तक निपटाना है। उसके बाद अप्रैल के बाद मई जून, मई और जून में आपको रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन मॉक प्रैक्टिस, रिवीजन मॉक प्रैक्टिस ये करनी है। तो ये तो हो गया जीएस का। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं क्या क्या करना है हमें। तो सब हो जाने के बाद क्या करना है, तो सब हो जाने के बाद एक ही चीज करनी है, वो बचती है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस करनी है मॉक से। और लाइक कुछ के मन में डाउट रहता है, जैसे हम तैयारी शुरू कर रहे हैं तो मॉक लगाने लगे। तो ऐसा कर ले करो, जैसे आप सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर रहे हो तो मंथली 2 या 3 मॉक दे दिए, ऐसा नहीं डेली दे रहे हो या वीकली दे रहे हो। ऐसा हो गया संडे संडे एक मॉक दे के देख लिया, लाइक आपका 10 20% भी सिलेबस हुआ है ना, तो एक मॉक आप दे के देख लो। उससे क्या होगा, ये नहीं है कि उससे आपको क्वेश्चन बनने लगेंगे कुछ, उससे बस ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे कोई बिल्कुल बिगिनर है, उसे पता ही नहीं है 50 क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो चीजों का आइडिया हो जाएगा। तो आप स्टार्टिंग में जब भी अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो, जब से टेक्स्ट बुक या किसी भी, ऐसा नहीं है टेक्स्ट बुक को मैं प्रमोट कर रहा हूँ कुछ, तो टेक्स्ट बुक या जो भी आपको लगता है मॉक की कोई भी सीरीज ले लो और मॉक हर संडे मतलब एक देने लगो। तो उससे होगा, आप 1 घंटे के मॉक में आपको पता चल जाएगा हाँ कि यहाँ से मैथ में यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसे लेवल के क्वेश्चन पूछता है, तो आइडिया लगने लगेगा। तो धीरे धीरे जैसे आपका 80% सिलेबस हो जाएगा, देन आपको करना है, जब सब कुछ हो जाए 80% सिलेबस, देन आपको वीकली 2 मॉक देने हैं, 2 से 3 मॉक। ये मैं बता रहा हूँ अप्रैल के बाद मई में, मई का बता रहा हूँ, ये मई का। तो मई में क्या करना है आपको,
ऐसे कर लो, मंडे को एक मॉक दे दिया, देन थर्सडे को, देन संडे को, 3 मॉक दे दिए। तो मंडे, थर्सडे और संडे ऐसे 3 मॉक दे दिए आपने, और उनको एनालिसिस सबसे जरूरी होता है, मॉक देते तो सब है, एनालिसिस करना। तो मंडे को आपने मॉक दिया, मंडे को थोड़ा कम पढ़ लो, जरूरी नहीं है, तो मंडे को आपने एक मॉक दी। लाइक संडे और मंडे में तो फिर गैप ही नहीं बचा ना, संडे को क्योंकि मैंने मंडे बता दिया, और थर्सडे और सैटरडे, सैटरडे को दे लो संडे की जगह सैटरडे। तो मंडे, उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे आपकी पढ़ाई, फिर थर्सडे को एक मॉक, फिर फ्राइडे को पढ़ाई, सैटरडे को एक मॉक, फिर संडे की छुट्टी, फिर मंडे को। मतलब ऐसे आपको बाकी आपके हिसाब से लगे जैसे सही, तो 3 मॉक पर निकालने हैं आपको, हफ्ते में 3 मॉक आपको देने ही पड़ेंगे, तभी कुछ जाके होगा, आपको पता चलने लगेगा। तो मॉक देने के बाद उसको 1 घंटा एनालिसिस में भी देना है। अब एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस में आपको देखना है, लाइक रीजनिंग में आपको कोई सवाल गलत गया है, तो क्यों गया और कौन से टॉपिक पे था, और उसमें ये देखना है, उसमें जैसे टेक्स्ट बुक में दोगे तो परसेंटेज लिखा होता है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कितने स्टूडेंट का गलत गया है। जैसे बहुत कम परसेंटेज है, तो इसका मतलब यह है वो किसी को ही नहीं आता था सवाल, इसलिए गलत गया। तो उन चीजों का आप देखना है, टाइम को एनालिसिस करना है कि मेरे को कितना टाइम लगा, एवरेज को कितना टाइम लग रहा है, और टॉपर को कितना, इन चीजों का थोड़ा बहुत देखना है आपको एनालिसिस में। मैथ्स का गया तो कौन से चैप्टर से क्या क्यों गया, उसका सॉल्यूशन देखना है कि मैथ्स में मैं और इसके वो मतलब और किस किस तरीके से कर सकता था जिससे टाइम बचे मेरा। जीएस में देखना है कि कौन से सब्जेक्ट से, मतलब जीएस में मेरा जैसे लाइक हिस्ट्री में मैं भी वीक हूँ, हिस्ट्री के क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, या फिर ज्योग्राफी के, तो वो चीज आपको देखनी है। उसके अलावा इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश में आपको ग्रामर गलत जा रही है, वो क्या गलत जा रही है, तो इन चीजों का एनालिसिस जरूर करना है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि मॉक देते ही मॉक, और उससे भी ज्यादा जरूरी है एनालिसिस। एनालिसिस ये बहुत ज्यादा जरूरी है, एनालिसिस करना। कई लोग मॉक तो दे देते हैं, उसके बाद उसको बंद करते हैं, मार्क्स देख के और साइड हो जाते हैं। तो आपको वो चीज देखनी है कि गलती कहाँ कर रहे हो, जब तक आपको गलती नहीं पता चलेगी, जब तक आप में कोई भी चेंज देखने को मिलेगा, वैसे के वैसे ही रहोगे। तो हो गया, सब हो जाने के बाद हमें क्या करना है, तो मॉक देना है और प्रैक्टिस करनी है। मॉक के बाद हमें क्या करना है, जैसे लाइक मॉक दे लिए, उसके बाद हमें लाइक सुबह सुबह हमने उठे, वो क्या वगैरह पढ़ के अपना नहा धो के मॉक दे दिया, उसके बाद हमने मॉक को जब भी आधे घंटे में रेस्ट लेके एनालिसिस कर लिया। देन हमें उसके बाद हमें एक कॉपी पे लिख लेना है कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरे वीक थे। उसके बाद उन चीजों पे अपनी कमांड बनाए, जैसे परसेंटेज के क्वेश्चन आपने देखा गलत गए थे, तो अब आपने कॉपी पे लिख दिया मेरा परसेंटेज वीक है। और स्ट्रॉन्ग चैप्टर तो आपको पता होंगे, जैसे उसमें कि हाँ इसके सवाल नहीं गलत है, तो अब परसेंटेज को रिवाइज करने लग जाओ। जीएस में आपने देख लिया कि हिस्ट्री से मेरे गलत जा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री मेरी अभी वीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने लग जाओ। इंग्लिश में आपने देख लिया कि ये सब्जेक्ट वीक है, तो वो चीज पढ़ने लग जाओ। जैसे नाउन के आपके सवाल गलत है, एक बार रिवाइज कर लो, तो ये होती है रिवीजन की। उसके बाद आ जाते हैं, आपने अप्रैल में मतलब अप्रैल तक कर लिया था, मई में दे लिया, जून, जून में अब आपको देना है डेली एक मॉक। जून से आपको देना है एक मॉक डेली, एक मॉक डेली दोगे एनालिसिस, और उसके अलावा पूरे दिन से रिवीजन और प्रैक्टिस, ये बच जाएगी आपको, और आपको बहुत ज्यादा उससे सेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा। जब आपका 80% सिलेबस कवर हो जाएगा और आप मॉक दोगे ना, तो आपके 110 120 ऐसे मार्क्स आएंगे। फिर धीरे धीरे जब आप उन चीजों पे कमांड बनाओगे ना जो आपकी गलती है, तब होगा आपका धीरे धीरे 2 2 4 4 करके नंबर 110 से 120 तक के आ जाते हैं। मतलब आप सिलेबस कर लोगे 80%, 110 से 120 तक क्या आ जाता है, लाइक सब सब्जेक्ट में दे लो, रीजनिंग में आपके 30 40 आ जाएंगे, इंग्लिश में आपके 30 आ जाएंगे, मैथ में, तो सब मिला के 110 120 सबके बन जाएंगे जो भी देगा। असली गेम होता है 150 तक कैसे पहुंचे इस चीज को। 150 तक पहुंचाने में 30 नंबर बनाने में असली मेहनत होती है आपको। तो 30 नंबर कब बढ़ेंगे, जब आप मॉक का एनालिसिस करोगे, आप अपनी गलतियों पे काम करोगे, क्योंकि कई बच्चे 120 के बाद बढ़ा ही नहीं पाते, तो वो यही चीज होती है। 120 से 150 30 नंबर बनाने का अंतर यही होता है, जो अपनी कमियों पे काम करता है। तो वो 1 मॉक डेली देना है, उसके बाद हमें अपनी कमियां देखनी है और उन पे डेली काम करना है। लाइक आपने एक मॉक दिया, उसमें आज पता चला मैथ में गलती है, तो आज मैथ पढ़ लो। अगले दिन आपको पता चला मतलब मॉक दिया हिस्ट्री में मेरी कल भी गलती थी, आज भी है, हिस्ट्री को रिवाइज कर लो। तो देन ये होगा जून में आपका। जुलाई में भी ऐसे करके चलना जब तक एग्जाम नहीं हो रहा, रिवीजन और वो। तो इससे आपका प्री भी होगा, यही चीज फिर मेंस के लिए रहेगी। तो ये हो गई आपकी स्ट्रेटजी की। बाकी अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो जरूर बताना, एग्जाम की मैंने बता दिया आपको कब हो सकता है कब नहीं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। बाकी कुछ गलती चाहिए लगी हो तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। वो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जरूर बता सकते हैं आप। अगर कोई डाउट वगैरह रह जाता है तो टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी कोई डाउट होता है तो वो पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।